अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। यकीनन पाकिस्तान के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है। जिस तरह का माहौल और मनाजिर हम इस्लामाबाद की सड़कों पर आज देखते रहे हैं दिन भर, बड़ा अफसोस हुआ और ये कहना पड़ा कि जहां एक तरफ हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लग रहा था कि तमाम कश्तियां जलाकर यहाँ तक का सफर किया गया है और जो एक मत अमली है वो पहले से तयशुदा है और कहीं पर भी कोई लचक की गुंजाइश महसूस नहीं हो रही है। लेकिन ये भी अपनी जगह मौजूद है कि जिस तरह की अफवाहें सारा दिन आज गर्दिश करती रही, कभी ये कहा गया कि मुजाहिरीन की तरफ से किसी भी किस्म की नाखुशगवार एक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और दूसरी तरफ मुजाहिरीन ये शिकायत करते नजर आए कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनके ऊपर बेजा फायरिंग करते रहे। वल्लाह आलम बिस्सवाब की असल हकीकत क्या है, लेकिन इस हवाले से भी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला है मौजूदा, उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि जो कुछ अब तक हो चुका है इसके बाद किसी भी किस्म की मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ऐसा शायद पहले मुमकिन था, लेकिन अब के हालात और सूरत हाल को देखते हुए शायद हुकूमत भी अब ये तय कर चुकी है। लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त डी चौक और उसके इर्द गिर्द के इलाके कोई अच्छा मंजर पेश नहीं कर रहे हैं और वहां पर ना सिर्फ ये कि कहा जा रहा है कि ना बिजली मौजूद है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सड़कों पर भी काफी अबतर सूरत हाल नजर आती है और सिक्योरिटी इदारे और जो पुलिस के दीगर ऑफिशियल्स हैं उनके और मुजाहिरीन के दरमियान एक आंख मचोली किसी कैफियत है। लेकिन एग्जैक्टली हम थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि इस इलाके के अलावा भी आगे दूर रस क्या असरात इस पूरी सिचुएशन के हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, जो स्पॉट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं पब्लिक न्यूज की नासिर भट्ट, उनसे जरा मैं थोड़ी सी अपडेट बाद प्रोग्राम को आगे हम चलाएंगे। नासिर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। पहले तो शाम तक डी चौक पर पीटीआई के लोग आ चुके थे, लेकिन फिर ये खबर आई कि उनको पीछे कर दिया गया है, तो आप एग्जैक्टली वहां पर हैं, क्या सिचुएशन अब तक बन सकी है? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हम चूंकि डी चौक पहुंचे हैं और दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला है वो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से शुरू होकर चाइना चौक तक हमें कारकुनान का जो काफिला है वो नजर आ रहा है। जो मरकजी काफिला था जिसकी जो क्यादत है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, बुशरा बीबी जो मौजूद हैं, वो दोनों जो है कुलसूम इंटरनेशनल के सामने मौजूद हैं। डी चौक में कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर दाखिला भी पहुंचे थे और यहाँ पर पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद है, FC पंजाब पुलिस खसूसन, इसके साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी मौजूद है। कंट्रोल जो है वो दोबारा से संभाल लिया गया। जो नासिर मेरी बात सुने नासिर, ये तो आपने बताया मुझे जो शाम की सूरत हाल थी। मुझे बताएं कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस टॉक की और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप में पीटीआई के जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं कि उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग भी बड़े इसमें जख्मी हुए, एक नंबर कोट किया गया, रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए। तो क्या वाकई ऐसा भी हो रहा था कि मुजाहिरीन की तरफ से भी कुछ किया जा रहा था या सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ही मुजाहिरीन इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, ये सवाल जो है हमने मोहसिन नकवी साहब से भी किया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नुकसान हुआ, 3 रेंजर्स एहलकारों के हवाले से उनकी जान से कहा गया कि वो शहीद हुए, 2 के हवाले से कहा गया कि उनकी हालत क्रिटिकल है और 27 पुलिस एहलकार जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस के साथ है उनके हवाले से कहा गया कि वो पिम्स में अभी भी जेर इलाज हैं, जिनमें 2 ASPs भी शामिल हैं, 1 SP शामिल है, कांस्टेबल्स और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी जो यहाँ पर जो इस साइड से जो है हम देख रहे हैं कि जो पैलेट गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, लेकिन जो एहलकार हैं उनके पास गन्स मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो क्लाशनकोफ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो गोलियां हैं वो स्ट्रेट अवे जो है वो मुझे बताएं, लेकिन अब स्टेट की एक अपनी भी रिट है ना, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन स्टेट की एक अपनी भी रिट है ना, बुनियादी हाथों से तो लोगों को नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है कि हर सूरत में उन्होंने डी चौक आना है, तो अब आपके ख्याल में इस वक्त डी चौक में आप खड़े हुए सूरत हाल क्या है? इन्होंने देखे पहले स्पेस दिया, हमने इनको बगलगीर होते हुए कारकुनान को देखा सिक्योरिटी एहलकारों के साथ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब क्या इन्होंने तय किया है कि अब डी चौक के करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा तो कह रही है कि मैं तो आखिरी खातून होंगी जो यहाँ से जाएगी, तो कोशिश तो उनकी तरफ से होगी। अब किसी क्या ग्रैंड ऑपरेशन की कोई इत्तलात है कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर? अभी की जो सूरत हाल है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो चूंकि यहाँ पर इस वक्त तमाम तर जो लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि जो करीबी इमारतें हैं वो भी खाली करवाई गई हैं और खुसूसन जो करीबी मार्केट्स हैं जिसमें आपरा मार्केट है, मेलोडी मार्केट है, जना सुपर F6 की जो मार्केट्स हैं उनको बंद करवा दी गया है और कहा यह जा रहा है कि रात के किसी पहर ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो हो सकता है और खुसूसन वो तमाम तर जो नौजवान जो कारकुनान हैं जिनकी जान से तिगनी का नाच जो है वो पुलिस को और दीगर इदारों को जो है नचवाया गया है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है उसको आज रात हर सूरत जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। जी
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट आपका। हमें यकीनन अब दे रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि खुद सिक्योरिटी की तरफ से जो फैसला किया गया है, तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के साथ भी जो कुछ किया जा रहा है मुजाहिदीन की तरफ से, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। और जहां एक तरफ ये बात बार बार कही जा रही है कि ये पुरअमन होगा, वहीं इस पुरअमन मुजाहिरे में ऐसे भी कोशिशें की जा रही हैं जिससे ये पुरअमन मुजाहिरा मुंतशिर होने के बजाय ज्यादा इंतशार की बात करे। और खास तौर पर ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर इनर सर्कल्स में बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें धावा बोलना चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर और अडियाला जेल के ऊपर, जो कि सरासर अफसोसनाक है और यकीनन कानून और जो इंसाफ है उसकी रेट को चैलेंज करने की, स्टेट की रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, जो आई थिंक किसी भी तरफ से और किसी भी लेवल के ऊपर स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस पर थोड़ी सी मजीद भी इंसाइट जानेंगे कि पीटीआई की असली हिकमत अमली है क्या, कुछ उनसे भी बात करेंगे, कुछ सियासी तजिया भी इस पर लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। जहां हमने एग्जैक्ट जो सिचुएशन थी डी चौक की उसके बारे में थोड़ी सी बात की है, वहीं यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस पूरे एहतजाज का मरकज और महवर है और बुनियादी तौर पर एक बड़ी रुकावट पैदा करने की सिस्टम में भी खास तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं। अब क्या उनकी हिकमत अमली है, इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। बात करने के लिए पाक साहब के सीनियर रहनुमा भी हैं, रऊफ हसन साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। रऊफ साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक की जो सूरत हाल है, एक तरफ तो हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि मुज़ाकरात अब तो किसी सूरत में नहीं होने हैं, लेकिन अब आपकी जमात ने क्या फैसला किया है कि डी चौक में ही कयाम करना है, और करना है तो कितने वक्त के लिए करना है। फोर्सेस की तरफ से तो अब ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है कि वो आपको स्पेस देंगे, तो आप लोग कैसे डी चौक में फिर स्टे कर सकते हैं? जी थैंक यू सना। बिल्कुल हम डी चौक में आए हैं और अब डी चौक में स्टे करेंगे और मामलात को देखेंगे कि किस तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक हम भी अपना हिस्सा जो है उसमें डालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं वो अफाम व तफहीम से डिस्कस करके हल कर लिए जाएं और उसी के लिए हम यहाँ जो हमने कहा था वो हम पहुंचे हुए हैं और आई होप के बगैर किसी लॉस ऑफ टाइम के हम लोग we can converge around a table and talk things out. लेकिन ये फरमाइएगा सर कि फोर्सेस को तो इख्तियार दिए गए थे कि अगर आप लोग आगे आए तो हर सूरत में कहानी हाथों से भी निपटा जाएगा और उसके लिए कोई भी पावर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी आप लोग चाहेंगे कि आप लोग उनकी रेट को चैलेंज करें और फिर भी हर सूरत में डी चौक जाएं अगर उनकी तरफ से रुकावटें पैदा की जाती हैं? ना हम यहीं बैठे हुए हैं, बैकआउट करने का ऑप्शन हमारे पास अब मौजूद नहीं है, हमने यहीं रहना है। और फायर करने का जो मामला था, देखिए 2 बंदे हों, 4 बंदे हों, 10 बंदे हों तो शायद इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके आप उनको डरा सकते हैं और वो वापस जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला जो है वो लाखों का है, मजमा जो है वो लाखों का है और वो बढ़ता जा रहा है। अभी तो पंजाब से काफिले आने शुरू हो गए हैं और वो अब उनकी तादाद बढ़ेगी और आप देखेंगे कि ये मजमा जो है और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो इतने बड़े मजमे के साथ डील करना जो है वो इस किस्म के हथकंडों से नहीं डील किया जा सकता। इस किस्म के मजमे के इकट्ठे होने के बाद मेरा ख्याल है कि इंतहाई एक सीरियस अप्रोच की जरूरत है और वो सीरियस अप्रोच जो है वो मेरे नाते में सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, डायलॉग है और वक्त आ गया है कि एक सीरियस किस्म का डायलॉग इनिशिएट किया जाए। और जो हुआ है पाकिस्तान में पिछले 2.25 सालों में एंड मोर स्पेसिफिकली सिंस 8 फरवरी, उसको बैठ के डिस्कस किया जाए और उसको डिटेल में डिस्कस किया जाए और ये रास्ता तलाश किया जाए कि किस तरीके से हम इस कॉकमार से, इस दलदल से हम मुल्क को बाहर निकाल सकते हैं। और वो एक ही तरीका है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करें, रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करें और जो डाका डला हुआ है उसको आप रिस्टोर करें, उसको आप रिवर्स करें और जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शक्ल में जो एक आपने आइन के ऊपर शपून मारा है उसको रिवर्स किया जाए। तो ये वो सब चीजें हैं जो कि हमने ऑलरेडी टेबल पे रखी हुई हैं, हमने आगाह किया हुआ है लोगों को और इन्हीं के ऊपर ही बातचीत होनी है। मेरी ख्वाहिश होगी और मेरी तमाम पार्टी के मेंबरान की ख्वाहिश होगी कि कल की बजाय आज ही ये बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है। सर ये भी फरमाइएगा कि पंजाब में भी आज एहतजाज की कॉल दी गई थी और बज़ाहिर हमने देखा कि वहां तो कारकुनान शायद फिर भी निकले, लेकिन जो लीडरान थे, वहां की जो लोकल लीडरशिप थी वो तो हमें कहीं नजर ही नहीं आई। आखिर इसकी क्या वजह थी? नहीं, लीडरशिप मौजूद है, काफिले निकल रहे हैं। वहां फस्तायत का आलम यह था कि गलियों तक में उन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे, रावी को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जेलम को ब्लॉक किया हुआ है, चनाब को ब्लॉक किया हुआ है। कोई सड़क ऐसी नहीं है लाहौर की जो कि खुली है जहां आप चल सकते हैं। टोटल मुल्क जो है वो लॉकडाउन में है। सना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटीज हैं, इनको हमें ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इनको समझना भी चाहिए कि आवाम का। और उसके बाद फिर ये कि जो पकड़ दकड़ का आलम है वो मोटरवेज बंद हैं, एक्सप्रेस वेज बंद हैं, इंटरनेट
नेट बंद है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने छोड़ी है। उन्होंने टनल्स डिग की हैं, उन्होंने सड़क के दरमियान से तोड़ दिया है उनको ताकि आगे ना बढ़ सकें। साइड की जो रोड्स हैं उनको भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बावजूद काफिले निकले हैं और आज हमें बताया गया है कि आज बहुत ज्यादा तादाद में काफिले निकले हैं। छोटे छोटे काफिले निकल रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला आज रात से कल सुबह तक वो इस्लामाबाद में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्राउड जो है ये फर्दर सर्च करेगा या और इसकी तादाद जो है वो बढ़ेगी। सर ये फरमाएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से भी कल रात गए तक कई दौर हुए खान साहब के साथ और इत्तलात ये थी कि खान साहब मुतबादिल जगह के लिए मान गए थे कि वहां पर एहतजाज करने वाले लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उनकी अहलिया ये बात नहीं मानी। क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए ये प्रेशर डाला जा रहा था जी कि हम संजानी बैठ जाएं, सारा कुछ बैठ जाएं, लेकिन संजानी जाना जो था वो दैट वुड हैव बीन लाइक डिफीटिंग द वेरी पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट, दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो उसके ऊपर हमने एग्री नहीं किया। जब हमने एग्री नहीं किया इसलिए नहीं किया कि खान साहब ने एग्री नहीं किया, तो ऐसी बात हाँ हुई जरूर है। हमें कहा गया था, हमें ये प्रपोज किया गया था, हमारे ऊपर प्रेशर भी था, लेवल ऑफ प्रेशर के जी आप वहां चले जाएं और वहां बैठ के आप अपना एहतजाज जो है वो कर लीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव था डी चौक पहुंचना और डी चौक हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मामलात हैं ये बहुत जल्दी बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएंगे ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके, मुल्क आगे चल सके। ये फरमाएगा कि जो मुतालबात पाकिस्तान तरीके इंसाफ रख रही है, जैसे जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको रिवर्स करना है, 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी है, सियासी कैदियों की इंक्लूडिंग खान साहब रिहाई है, आपको लगता है कि ये इतनी कड़ी शराइत है और हुकूमत क्या मानेगी इन शराइत को? जी सना, 3 शराइत है। नंबर 1 शर्त है कि जी जो खान साहब की रिहाई और खान साहब के तमाम जो बेगुनाह और कैदी हैं जिनको के पोलिटिकल प्रिजनर्स हम कहते हैं उनकी रिहाई की जाए। दूसरी बात है कि ये जो मैंडेट है, चोरी किया हुआ मैंडेट ये वापस किया जाए। और तीसरी है कि ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको रिवर्स किया जाए। जो आखिरी 2 हमारे डिमांड्स हैं, हमें पता है कि उसके ऊपर वक्त लगेगा, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जो पहली डिमांड है रिलीज ऑफ प्रिजनर्स वो फौरी तौर के ऊपर हो सकता है। तो अगर तो सिंसियरिटी है दूसरी तरफ बातचीत करने के लिए और मामलात को हल करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि एक डिमांड जो है वो फौरी तौर के ऊपर मंजूर हो सकती है, which is release of Khan Saab and all other prisoners who have been incarcerated for more than a year, और जो रिसेंटली भी अरेस्ट हुए हैं मुख्तलिफ फेक केसेस के चक्कर में, उनको रिहा किया जाए। बाकी जो 2 हैं उनके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं, एक टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उन मसाइल को जो है उनको भी हल करना है। तो अगर विलिंगनेस हो, अगर पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अगर अप्रोच किया जाए इन मामलात को, तो लेट मी अश्योर यू सना कि मामलात जो है वो बड़ी खुशूबी से बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वो नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि फिर मसाइल होंगे जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। एक और मसला जो दरपेश है सर कि मुतालबात में जो अहम तरीन मुतालबा है वो सियासी कैदियों की रिहाई है और उसमें खान साहब की रिहाई भी शामिल है और ये बार बार कहा जा रहा है कि खान साहब को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। तो अगर हुकूमत नहीं मानती ये शर्त, तो क्या फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है जो कि इस वक्त एहतजाज कर रही है या लीड कर रही है एहतजाज को, वो अनलिमिटेड टाइम बैठने के लिए डी चौक या इस्लामाबाद में तैयार होकर आई है? देखिए 5 मेजर केसेस थे, उनमें से 2 जो है वो कॉश हो चुके हुए हैं, 3 में खान साहब की बेल हो चुकी हुई है। ठीक है, टेक्निकली तो हफ्ते 10 दिन पहले जब तोशाखाना 2 में बेल हुई थी तो खान साहब को रिलीज हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद एक और फेक एंड प्रिविलेज केस जो है वो 23 सितंबर का, उसमें खान साहब की इन्होंने अरेस्ट जो है वो डाल दी है। सो ऑब्वियसली जो अप्रोच है वो पॉजिटिव नहीं है, अप्रोच नेगेटिव है। और अप्रोच ये है कि जी खान साहब को इन्होंने कैद में रखना है जितनी ज्यादा देर रख सकेंगे। इस वक्त खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, वर्चुअली कोई केस नहीं है। खान साहब को फ्री होना चाहिए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि खान साहब को आजाद नहीं होने देना तो वो एक डिफरेंट बात है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। तो उसके लिए फिर हमें अपनी पॉलिसी जो है वो डिवाइस करनी पड़ेगी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा जैसे कि क्या कि मेरी उम्मीद भी ये है और हमारी ख्वाहिश भी यही है तमाम पार्टी लीडरशिप की कि मामलात जो हैं ये बातचीत के जरिए खुश उसलूबी से हल हो जाए, ताकि मुल्क जो है वो इस वक्त जो जिस दलदल में जिस गर्दाब में फंसा हुआ है उसको वहां से निकाला जाए, उसको तरक्की की राह पर डाला जाए। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जबकि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर होगा, रूल ऑफ लॉ रिस्टोर होगा, जमहूरियत रिस्टोर होगी और वो तमाम लॉज जो कि इनेक्ट किए गए हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएं, उनको रिवर्स किया जाएगा, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी शामिल है। यही एक तरीका है पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने में, और पाकिस्तान की बका जो है वो उसके आइन में है, उसके जमहूरी मुल्क होने में है, उसके रूल ऑफ लॉ में है। इसके बगैर पाकिस्तान जो है वो कमजोर होता जाएगा, जैसा कि पिछले 2 सवा 2 सालों में आपने खुद देखा है कि हुआ है।
سر آخر میں 2 سوالوں کا جواب چاہوں گی. ایک تو یہ کہ کیا آج کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات یا بات چیت خان صاحب سے کی گئی تھی یا ان کو اپروچ کیا گیا تھا؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اتنے لوگوں کے قیام کے لیے یا جن لوگوں کو پی ٹی آئی لے کر آئی ہے ان کو رکھنے اور اسٹیک کے لیے کیا کوئی بندوبست کیا گیا ہے، کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر کام ہو جاتے ہیں. یہی کہوں گا میں آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں، یہ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، آپ دیکھیں گے سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ارادے مضبوط ہیں. ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سچ جو ہے اس کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. خان صاحب کے ساتھ آج کوئی ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب کے ساتھ کل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسپیشلی آرگنائز کی گئی تھی کیونکہ ہمارے اوپر کچھ پریشر تھا کہ جی ہم سنگانی چلے جائیں، وہاں اپنا پڑاؤ ڈالیں، وہاں ہم اپنا پروٹیسٹ کریں، لیکن پارٹی نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے. اور آج ہم اسی لیے اس کے بعد جب انسٹرکشنز جاری ہوئی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ موو کریں ڈی چوک کی طرف، تو آج ہمارے کارکنان نے، فالوورز نے، ہمارے وہ لوگوں نے ڈی چوک کی طرف موو کیا ہے. اور اب اس سٹیپ کو ہم ایسے طریقے سے عبور کر چکے ہوئے ہیں اور ہم ڈی چوک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے رہنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ہمارے ڈیمانڈز کے اوپر پروگریس نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا کروشل فیز ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کے لیے بھی نروز بریکنگ ایک سٹیج ہے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ آج کی رات بخیر و خوبی کس طرح کٹ سکتی ہے. ایک طرف مظاہرین ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت ہے جو کوئی بھی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد کچھ سیاسی تجزیہ بھی اس کے اوپر جانیں گے. ویلکم بیک. یقیناً اس پہ جو ابھی تک کی صورتحال ہے، بہت سے لوگ تبصرے اور تجزیے تو دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی بنائی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ شروعات ہوئی ہے. ابھی تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا قافلے اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ کسی حد تک کچھ قافلے ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، اور یہ تحریک انصاف کی بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا ہی تھکانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سٹیج 2 میں لانچ کیا جائے گا یا پھر پہنچایا جائے گا. تو اس لیے یقیناً جو لوگ اس وقت تھک رہے ہیں، اس کے بعد ایک نیا دستہ بھی یقیناً اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ایک ایسے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے جو کہ بقول خان صاحب کی اہلیہ کے کہ وہ پلان وہ اپنے کارکنان تو نہیں لیکن لیڈرشپ سے شیئر کر چکی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کس طرح اس کو آگے لے کے چلتی ہے، لیکن یقیناً جو صبح سے اب تک کی صورتحال تھی وہ بڑی دلچسپ رہی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑا تیار ہو کر اتری تھی، لیکن حکومت نے بڑے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا. بار بار تنبیہ کے باوجود بھی، صبح سے لے کے شام تک اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ سٹانس یا پوزیشن نہیں اپنائی گئی، اور سپیس دیا گیا تاکہ جانوں کا نقصان نہ ہو. لیکن ایونچولی کہیں نہ کہیں کیا حکومت سے بھی کوئی غلطی ہوئی یا پھر نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور پھر بات کرنے کے لیے سینئر سلاکار مرتضی سولنگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سولنگی صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ بتائے گا کہ بڑا کروشل فیز ہے. صبح لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اسلام آباد کے اندر انٹری نہیں ہو سکیں گے، لیکن اب شام ہوئی تو کارکنان ڈی چوک تک پہنچ گئے. ابھی پھر ان کو اطلاعات ہیں کہ وہاں سے پیچھے کر دیا گیا ہے، لیکن یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی لگ رہا ہے رات گئے تک. تو آپ کے خیال میں یہ جو اسلام آباد میں انٹرنس ان کی ہوئی تھی، یہ انٹینشنلی حکومت نے ان کو سپیس دیا تھا کہ وہ داخل ہو سکے؟ دیکھیں، روکا تو جا سکتا تھا، لیکن جس تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں، جس طرح سے پشاور سے چلے اور یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی سنجیدہ کوشش کی گئی راستے میں ان کو روکنے کی. جو لاؤ لشکر وہ اپنے ساتھ لائے، لفٹرز اور ایمبولینس اور کرینز وغیرہ، باوجود اس بات کے کہ وزارت داخلہ نے ایک چٹھی لکھی تھی اور اس کے جواب میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے ایک چٹھی لکھی تھی سرکاری ملازمین کو، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ گونگلو سے مٹی جھاڑنے کی ایک کوشش تھی. جب یہ 15، 20، 25 ہزار لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد صرف ایک ہی صورت تھی ان کو روکنے کی، اور وہ یہ تھی کہ ان پر کھولا جاتا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے جو مظاہرین ہیں، کیونکہ وہ ریاست نے طاقت کا وہ استعمال نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ 100 سے زیادہ پولیس اور رینجرز کے لوگ زخمی ہیں، 3-4 جو ہے
शोधा हैं पुलिस और रेंजर्स के, और उसके अलावा जो नुकसान है वो उसके अलावा है। तो अब सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन उस इलाके में मौजूद हैं जहां उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, और वो अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जो मीडिया के हवाले से वो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तवज्जो वो चाहते थे वो हासिल करने में उनको कामयाबी हुई है। इस हद तक उनकी कामयाबी है। जो उनकी नाकामी है वो ये है कि मुल्क के और हिस्सों से, सूबों से कोई मुजाहिरीन नहीं पहुंचे। ये वो लोग हैं जिनको खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लाओ लश्कर के साथ यहाँ पहुंचाया गया है। सर ये फरमाएगा कि आज भी सर ये फरमाएगा कि आज सुबह हुकूमत की तरफ से फौज को तो इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो किसी भी किस्म का फैसला ले सकती है, कर्फ्यू नाफिज कर सकती है या किसी वर्स्ट सिचुएशन में और भी कोई कदम उठा सकती है। तो आपको लग रहा है कि अभी तक के जो हालात हैं, क्या ये कारकुनान को पीटीआई के वहां पर ठहरने देंगे या फिर कोई सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है? क्योंकि जो सूरत बन रही है उसमें तो लग रहा है कि हुकूमत की भी बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है। देखिए, जो फौज के जो सिपाही हैं वो अपने कमांडर के अहकामात को बजा लाते हैं। अभी ये चंद घंटे ही हुए हैं यहाँ आए हुए, और अभी तक गालिबन जो फौज के जो कमांडर्स हैं उन्होंने ताकत को इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया। फौज पुलिस नहीं है कि टीयर गैस शेल फायर करे। जब फौज जो है वो एक्शन में आएगी तो वो फिर इंतहाई शक्ल होगी। अभी तक ये लोग मौजूद हैं। इन्होंने जो कार्रवाई अपनी की है वो आपके सामने है। अभी तक लगता नहीं है कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ताकत के साथ इन लोगों को कुचला जाए। अभी और भी बहुत सारी चीजें पस मंजर में चल रही हैं, जिसमें आपके इल्म में है कि जो बेलारूस के सदर और उनका जो वफद है वो मौजूद है। ये ऐन मुमकिन है कि हुकूमत उनके जाने का इंतजार करे। ये ऐन मुमकिन है कि वो वक्त का तयन वफाकी हुकूमत खुद करे कि किस वक्त इन पर क्रैक डाउन करना है। तो अभी तो इब्तिदाए इश्क है एहतिजाजों के लिए। जो जिन मसाइल और जो बातें वो कह के आए हैं कि जी हम उनकी तकमील करेंगे, तो वो तो अभी बहुत दूर है, लेकिन खबर उन्होंने जरूर बना दी है। और जो सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से मुसलसल वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, वो ये बात बहुत साफ सामने आ गई है कि जो सूबाई हुकूमत है उसके लिए सूबे के अंदर हुक्मरानी और जो मसाइल हैं वो सानवी हैं। जो इमरान खान और उनकी जो अहलिया है उनके अहकामात को बजा लाना वो बुनियादी बात है। ये भी फरमाइएगा कि इससे पहले भी पिछले चंद माह में 2 से 3 मरतबा डी चौक आने की कोशिश की पीटीआई के कारकुनान ने, और लास्ट मोमेंट के ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब मंजर से गायब हो जाते थे। आज भी उन्होंने एक कोशिश की लेकिन कारकुनान ने उनको जाने नहीं दिया। तो आपके ख्याल में क्या वो बहालत मजबूरी इस धरने को लीड कर रहे हैं या फिर ये कि वो वाकई पीटीआई की से डेडिकेशन अपनी शो करना चाहते हैं, खान साहब को भी और उनकी अहलिया को भी? ये जो नाम निहाद घरेलू खातून है और नाम निहाद गैर सियासी खातून है, उन्होंने इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने से पहले अपने वजीर आला को यरगमाल बनाया। इस वक्त गंडापुर की हैसियत एक यरगमाली की है। वो वही अहकामात वजह ला रहे हैं जो कि बुशरा बेगम ने उनको दिए हैं। बुशरा बेगम और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस वक्त कमान में हैं और वो वही कर रहे हैं जो कि बुशरा बेगम कह रही है। ये फरमाएगा कि वजीर दाखिला साहब ने आज अपनी प्रेस टॉक में जिक्र किया कि पीटीआई में खुफिया लीडरशिप है जो कि पीटीआई को चला रही है, जो असल सियासी लीडरशिप है वो तो चाहती नहीं है किसी भी किस्म की मुजाहिमत। तो आपके ख्याल में क्या वो इशारा बुशरा बीबी साहबा की तरफ कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि खान साहब खुद इस मौरूसी सियासत में उनका एतकाद बहुत मजबूत है
جس کے خلاف وہ بیانات دیتے رہے ہیں. اگر وہ چاہیں کہ بشرا بیگم جو ہے وہ تشریف واپس لے جائیں تو وہ واپس لے جائیں گی. وہ عمران خان سے بڑی لیڈر نہیں ہے. تو میں اس کہانی کو ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور بیگم صاحبہ کچھ اور چاہتی ہیں. میرے خیال میں پشاور جا کر انقلاب کی قیادت کرنے کا جو خیال ہے اور تصور ہے وہ خان صاحب کا ہی دیا ہوا ہے. ایک اور اہم مسئلہ بھی جو کہ اسلام آباد کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ obviously اب سردیوں کا موسم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کتنا پرولونگ سٹ ان کوئی بھی سیاسی جماعت کر سکتی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر نومبر سے لے کے مارچ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سیاسی آؤٹ ڈور سرگرمیوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا اسلام آباد میں. دیکھیں جی، بیٹھنے کو تو خالی کرسیوں سے خان صاحب 126 دن تک خطاب فرماتے رہے، تو یہ 200 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگلے جو 2-4 ہفتے ہیں اگر ان کی سپلائی لائنز بحال رہیں تو وہ زیادہ عرصے تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی سپلائی لائنز بحال نہیں رہی تو پھر آہستہ آہستہ بیگم صاحبہ خود اکیلی رہ جائیں گی. گنڈاپور صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے جائیں گے چائے پینے کے لیے، یا ماضی کی طرح 12 اضلاع پار کر کے وہ پشاور واپس پہنچ جائیں گے. آخر میں یہ بتائے گا سر کہ ابھی تک جو پورا ایک شو بنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ اور کارکنان کی وجہ سے بنا ہے، جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اسٹریٹس کے اوپر. لیکن نہ ہمیں پنجاب نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں سندھ نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں بلوچستان نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جیلوں میں ہے اس لیے موجود نہیں ہے، یا پھر یہ کہ انٹینشنلی خوف کی ایک فضا ہے، گرفتاریوں سے بچنے کا ایک عذر ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ یہاں پر نہیں آئی؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خود ٹاپ لیول پہ بھی جو پی ٹی آئی کی پارلیمان کے اندر اور جو باہر قیادت ہے وہ خان صاحب اور غیر سیاسی جو خاتون ہیں بشرا بیگم، ان کی جو خودکش سیاست ہے اس کے خلاف ہیں. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ مقبولیت خان صاحب کی زیادہ ہے تو وہ کھلا جو ہے وہ بغاوت کا اعلان نہیں کر سکتے. انہوں نے اسی میں عاقبت جانی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی طرح سے اکیلے اکیلے گلیوں میں پھریں گے، ایک آدھ جو ہے وہ بیان دے دیں گے، یا جو ملتان کے قریشی ہیں ان کی طرح سے وہ گرفتاری دے دیں گے. کیونکہ عوامی سطح پر پاکستان کے اندر موجودہ نظام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے. بغاوت ہے تو پی ٹی آئی کے جیالے کارکنوں، خان صاحب اور بشرا بیگم کی دلوں میں. بہت بہت شکریہ. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یقیناً سیاسی طور پر بھی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو کہ ان سے سرزد ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں اس حوالے سے بھی ابھی مزید فردر انویسٹیگیٹ ہونا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ اگر احتجاج جاری رکھا جاتا ہے تو کس حد تک پرامن رکھا جاتا ہے. اور دوسری طرف حکومت کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ سیکیورٹی کو تو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں عام انسانی جانیں جو پاکستانی شہریوں کی ہیں وہ بھی نہ جائیں. تو دونوں طرف ایک بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان سے دونوں کو بخوبی گزرنا بھی ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.